अच्छा देखो, कल वाली क्लास में हम लोग बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने पहला टाइप देखा था, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अच्छा, कल मैं तुम्हें जब बता रहा था कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना, उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिक्स होते हैं। जैसे है ना, हमारे मॉड्यूल में एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछे भी जाएंगे तो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि देखो, एक तो क्वेश्चन ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, पेज नंबर 22 पर। देखो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मॉड्यूल का है, पेज नंबर 22। मॉड्यूल का पेज नंबर 22। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कारपेंटर है, ठीक है। वो जब 60 टेबल्स बना रहा है ना, या कंपनी एक 60 टेबल्स बना रही है ना जनवरी के अंदर, तो उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 1700। और जब 70 टेबल्स बना रही है तो उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 1900। ठीक है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही लिखा हुआ है। इसमें ये नहीं बोल रहा है तुम्हें सॉल्व क्या करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी दो तरह के दो तरह की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रही है। यहाँ पर 60 टेबल बनाने पे कॉस्ट आ रही है 1700 और 70 टेबल्स बनाने पर कॉस्ट आ रही है 1900। बेसिकली क्वेश्चन ये करने को बोल रहा है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करना है, सेग्रीगेट करना है। क्वेश्चन यहां पर ये बोल रहा है कि ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इसको सेग्रीगेट करो, अलग अलग करो। इसको अलग अलग करो। इसमें फिक्स्ड वाला अलग करो और वेरिएबल वाला अलग करो, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन एक बार देख लो। 60 टेबल बनाने की टोटल कॉस्ट है 1700। अच्छा, टोटल बोल रहा है तो टोटल का मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही 70 टेबल्स बनाने की टोटल कॉस्ट है 1900, ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के बारे में बात कर रहा है। बहुत आसान है। सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला चलता है। फॉर्मूला चलता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ये फॉर्मूला चलता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन कॉस्ट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और क्यू मतलब क्वांटिटी हो गया। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। अच्छा, कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है? 200 रुपए का। कैसे निकाला वो 200 रुपए का चेंज? 1900 में से 1700 को माइनस कर दिया। अच्छा, एक और बात बताओ मेरे को। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं चेंज, तो चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है या कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। कैसे? जैसे कि मान लो मेरी एज है 40, तुम्हारी एज है 20। तुम्हारी और मेरी एज में कितना डिफरेंस है? 20। और मेरी और तुम्हारी एज में कितना डिफरेंस है? तो दोनों ही केस में तो ये 20 आ रहा है, तुम +20 -20 थोड़ी बोल रहे हो। डिफरेंस या चेंज हमेशा पॉजिटिव होते हैं। डिफरेंस या चेंज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्लस माइनस करने पर तो नेगेटिव आता है। लेकिन अगर तुम डिफरेंस या चेंज निकाल रहे हो ना, अच्छा कल से ज्यादा आज का टेम्परेचर है, तो कल से ज्यादा आज टेम्परेचर बढ़ा है, चेंज हुआ है, तो पॉजिटिव ही बोलोगे। और अगर कल कम हो जाता है ना, तो भी बोलोगे 2 डिग्री कम हो गया। तुम ये नहीं बोलोगे -2 डिग्री हो गया या +2 डिग्री हो गया, ठीक है। जब भी चेंज या डिफरेंस वर्ड यूज किया जाता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव होता है। और आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है? आउटपुट में 10 यूनिट का चेंज हो रहा है। 70 -60 यूनिट्स। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व करेंगे 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, 20 रुपए पर यूनिट। और मैंने कल भी ये बात बताई थी, अगर कुछ और टर्म्स लिखी होती है पर के बाद, उस सबको वेरिएबल बोला जाता है। अगर टाइम लिखा हो, टाइम लिखा हो तब बोला जाएगा उसको फिक्स्ड। टाइम के अलावा और कोई भी यूनिट लिखी हो तो उसको बोला जाएगा वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट हो गई 20 रुपए पर यूनिट। अब हम फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कैसे करेंगे?
टोटल कॉस्ट में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो फिक्स्ड आ जाएगा। टोटल कॉस्ट में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो फिक्स आ जाएगा। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी है? जैसे दोनों में से किसी का भी एक का उठा सकते हो तुम, दोनों में से कोई भी एक। जैसे 1700 ले लेते हैं। टोटल कॉस्ट है 1700 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए पर यूनिट। और हमने कितनी यूनिट्स बनाई है? हमने कितनी यूनिट्स बनाई है? 60 यूनिट्स बनाई है। 20 रुपए पर यूनिट और हमने 60 यूनिट्स बनाई है। तो माइनस करने पर फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 500 रुपए। ये हो जाएगा 1200 माइनस 1700 करोगे तो 500 रुपए हो जाएगा। अच्छा, मान लो तुम दूसरा वाला लेते, नीचे वाला डेटा लेते, वो 1900 वाला डेटा लेते, तो टोटल कॉस्ट हो जाती 1900 माइनस 20 रुपए पर यूनिट। और हमने कितनी यूनिट्स बनाई है? 70 यूनिट। तो तब भी 500 ही आता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन में सिर्फ यही सेग्रीगेशन करना था। हमें वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना था और हमें फिक्स कॉस्ट को अलग करना था। ठीक है, कर दो क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। बस एक बार रुको, देखो मैं तुम्हें वो सेकंड क्वेश्चन दिखा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड क्वेश्चन का ये 3 लाइनें लिखी हुई है और फिर डायरेक्ट ही है ना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि सेकंड क्वेश्चन में और कोई डेटा दिया हुआ नहीं है। अब मैंने पेज नंबर गलत लिखवा दिया, पेज नंबर 32 है, मैंने 22 लिखवा दिया। पेज नंबर 32 है इसका। तुम क्या क्वेश्चन लिख रहे थे? क्वेश्चन लिख, चलो एक दो तो लिख सकते हो, उसके बाद कैसे लिखोगे? क्योंकि फिर तो एक एक पेज के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद क्या? मॉड्यूल नहीं है तो प्रिंट आउट निकलवा लो, ऑनलाइन अवेलेबल है मॉड्यूल, प्रिंट आउट निकलवा लो, वो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन मत लिखो, है ना, क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारे को ही दिक्कत रहेगी। तुम्हें बुक की तो रिक्वायरमेंट, मेरी क्लास में बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन तुम अगर बाद में रेफरेंस लेना चाहो तो बुक की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। मैं तो तुम्हें सामने क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये रहा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 34 पर है ये क्वेश्चन। तो तुम तो इतना सा लिख लो, तुम तो ऐसा लिखा करो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज नंबर 34 पर, तुम तो इतना लिखा करो, इतना बहुत है तुम्हारे को रेफरेंस के लिए। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सेग्रीगेशन करना है हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, सेग्रीगेशन करना है हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, अच्छा, नीचे 4 महीने की 4 अलग अलग कॉस्ट गिवन है और 4 अलग अलग यूनिट्स गिवन है। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, ध्यान से देखना। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन आउटपुट। ठीक है, अच्छा, अब तुम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या था, केवल 2 ही डेटा गिवन थे।
तो चेंज इन कॉस्ट निकालना भी आसान था, चेंज इन कॉस्ट हो गया 200 रुपए, और चेंज इन आउटपुट निकालना भी आसान था 10 यूनिट का। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक समस्या है। प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में 4-4 मंथ का डेटा दिया हुआ है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है हाई लो मेथड, जिसका नाम है हाई लो मेथड। अच्छा, हाई लो मेथड का मतलब है तुम्हें इन चारों महीने का हाईएस्ट आउटपुट कहां पर दिखाई दे रहा है, ये रहा। तुम्हें इन चारों मंथ में हाईएस्ट आउटपुट कहां पर दिखाई दे रहा है, ये रहा। और तुम्हें इन चारों मंथ में लोएस्ट आउटपुट कहां पर दिखाई दे रहा है, फोर्थ मंथ का, ये रहा। तो हम यहां पर चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए है ना हाई लो मेथड यूज करते हैं। अच्छा, हाई लो मेथड में क्या करते हैं हम, हाई लो मेथड में हम हाईएस्ट आउटपुट और लोएस्ट आउटपुट को कंसीडर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाकी दोनों आउटपुट को हम इग्नोर करेंगे। हम हाई लो मेथड यूज कर रहे हैं, तो हाई लो मेथड में तुम दो चीजें देख रहे हो, हाईएस्ट आउटपुट क्या है और लोएस्ट आउटपुट क्या है। 12 महीने का भी डेटा देना तो भी तुम्हें 2 ही महीने देखने हैं। कौन कौन से मंथ देखोगे, जिनमें हाईएस्ट आउटपुट दिया जाएगा और जिनमें लोएस्ट आउटपुट दिया जाएगा, बस वो 2 महीने, बाकी 10 महीने इग्नोर करोगे। ठीक है, अब इन दोनों में ही तुम्हें चेंज इन कॉस्ट निकालना है। तो इन दोनों में चेंज इन कॉस्ट कितना होगा, 1,15,000 माइनस 97,000, 18,000 का चेंज इन कॉस्ट होगा। चेंज इन कॉस्ट होगा 18,000 रुपए का। और चेंज इन आउटपुट कितना होगा, चेंज इन आउटपुट है 8,000 यूनिट्स माइनस 2,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स सॉरी, तो चेंज इन आउटपुट हो जाएगा 2,000 यूनिट्स का। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 9 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आ गई 9 रुपए पर यूनिट। अच्छा, अब वेरिएबल आ ही गई है तो फिक्स भी निकाल लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या चलता है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट बचेगी अपनी। और ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है अपने को, क्योंकि ये दोनों ही हमने बेस लिया है ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए, तो अब बाकी यूज नहीं करने अपने को। तो इन दोनों में से कोई एक कौन सा यूज करे, सेकंड मंथ या फोर्थ मंथ वाला, तुम बोलोगे वही कर लेंगे। सेकंड मंथ वाला टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 1,15,000, 1,15,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 9 रुपए पर यूनिट है ना। हमने कितनी यूनिट्स बनाई है, 8,000 यूनिट्स, 9 रुपीज पर यूनिट है। और हमने कितनी बनाई है, 8,000 यूनिट्स। तो 1,15,000 में 16,000 माइनस कर दो, हाँ सॉरी 2 नहीं है ना, 8 रुपए 9 8 72,000 माइनस करने, 1,15 में 72, तो हो गए 28, 43,000 हो जाएंगे बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 43,000। अच्छा, मान लो तुम दूसरा वाला नंबर भी यूज करते, ये वाला नंबर भी यूज करते, तो 97,000 में से हम क्या माइनस करते, 54, 9 6 54, 54,000 माइनस करते, तब भी 43 आता हमारा आंसर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 34। तो मैं लिखना है ऐसे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 34, मॉड्यूल के क्वेश्चन है। जब हम एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं ना, तो फिर मैं तुम्हें कैसे लिखवाता हूं, फिर मैं ऐसा लिखवाता हूं, जैसे मान लो हम जून का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जून 24 एग्जाम का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ए पॉइंट, मैं ऐसे लिखवाऊंगा फिर। अच्छा, मान लो कि जैसे हम पुराने एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मैं फिर ऐसा लिखवाऊंगा, ये तो लिखवाऊंगा। मान लो मैं लिखवा रहा हूं दिसंबर 18 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिलेबस 16 में आया हुआ, सिलेबस 12 में आया हुआ, सिलेबस 22 में आया हुआ, फिर मैं और भी ऐसे रेफरेंस देता हूं, तो तुम बाद में कभी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो रेफरेंस से। बाकी काम नहीं आता ये तुम्हारे कुछ भी।
ये जो तुम क्वेश्चन लिखोगे ना, ये क्वेश्चन काम में नहीं आएंगे। और तुम मॉड्यूल में पढ़ोगे ना, तो मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 1 नाम से कोई चीज ही नहीं है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन 2 से स्टार्ट है। देखो मॉड्यूल भी दिखाता हूं मैं तुम्हें। कर लिया? मॉड्यूल देखो, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जो हम पढ़ रहे हैं आराम से देखते हुए चलना। थ्योरी 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 चल रही है, ठीक है। इवोल्यूशन ये सब काम में नहीं आता तुम्हारे कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन है ही नहीं, इलस्ट्रेशन है ही नहीं। इलस्ट्रेशन 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 ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, टर्म्स वगैरह बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेशन नहीं है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे कोई इलस्ट्रेशन नहीं है। क्या? नहीं, थ्योरी नहीं आती, थ्योरी सिर्फ 2 चैप्टर में से आती है। एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 36-37 स्टैंडर्ड है, उसमें डेफिनेशन दी हुई है हर एक की। जॉब कॉस्टिंग की डेफिनेशन है, मटेरियल की डेफिनेशन है, लेबर की डेफिनेशन है, वहां पे डेफिनेशन दी हुई है। जैसे लेबर अलग होते हैं, एम्प्लॉय अलग होते हैं, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो वहां पे डेफिनेशन से पता लगता है, लेबर अलग होते हैं, एम्प्लॉय अलग होते हैं, और जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कि तुम्हारे घर पर जोमेटो स्विगी से कौन डिलीवरी करने आता है? डिलीवरी पार्टनर। ध्यान से देखना, उनकी एप्लीकेशन पे लिखा होता है डिलीवरी पार्टनर, क्योंकि अगर वो उसको एम्प्लॉय बना देंगे ना, तो फिर उनका ग्रेचुइटी का, ईएसआई वाला, वो अलग अलग स्कीमें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पीएफ वीएफ सब कटेगा, फिर वो ऐसा नहीं करते, वो उनको पार्टनर बनाते हैं। तो वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वो डेफिनेशंस पढ़ोगे तुम यहाँ पर। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 यहाँ पर है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन का है ना, यहाँ पर देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये दिया हुआ है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन का आंसर का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये आंसर काम आता है जब तुम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, तब काम आता है ये। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन है ही नहीं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में इलस्ट्रेशन नंबर 2 से स्टार्ट है हमारा, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन, और ये दूसरा एक और इलस्ट्रेशन नंबर 3, जब हम हाई लो मेथड देख रहे हैं, यही है यहाँ पर। अच्छा, हमने कल स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, और उसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो क्लासिफिकेशन में हमने बेस्ड ऑन बिहेवियर देखा था कल, बिहेवियर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो यहाँ पर, बिहेवियर के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बेस्ड ऑन एलिमेंट। सेकंड पॉइंट लिखो, बेस्ड ऑन एलिमेंट, बी पॉइंट। एलिमेंट्स पर बेस्ड है ना कॉस्ट, 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, एक बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो तुम्हें विजिबली दिखाई दे, ऐसे एक्सपेंसेस जो तुम्हें दिखाई दे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो तुम्हें पता नहीं लगे, जो दिखाई नहीं दे, साफ साफ दिखाई नहीं दे लेकिन लग रहे हैं वो एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे तुम क्लास पे बैठे हुए हो, इतनी सारी लाइटें जल रही है, इतनी सारी लाइटें, तो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा तो लग रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा लग रहा है। क्या वो खर्चा तुम्हारी फीस में इंक्लूड होता है या नहीं होता? तुम जो फीस पे करते हो उसी से तो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। अच्छा, तुम ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर क्लास में मैं 1 महीने में केवल 2 ही दिन आया था, तो आप मेरी फीस कम करो क्योंकि मैंने कम लाइट यूज की है इस बिल्डिंग में, या इस क्लासरूम की कम लाइट यूज की है? नहीं ना। तो एक एक इंडिविजुअल के लिए डिसाइड नहीं किया जा सकता है, तो इंडिविजुअल के लिए डिसाइड नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसको बोले कि इनडायरेक्ट। फिर सब पर बराबर बराबर बांट दिया जाता है, या जो भी कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया जाता है। डायरेक्ट क्या होता है? इंस्टीट्यूट तुम्हें नोट्स दे रही है। अब जब इंस्टीट्यूट तुम्हें नोट्स देगी तो सबके पास में नोट्स होंगे, सबके पास में हार्ड कॉपी होगी,
वो दिख भी रहा होगा कि नोट्स में 50 रुपए की एक नोट्स दिए तुम्हें, मान लो ऐसा एग्जांपल, कॉस्टिंग के नोट्स दिए 50 रुपए के, तो वो तुम्हारे लिए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना कि 50 रुपए इसमें खर्च हुआ है, तो वो डायरेक्ट बोला जाएगा। जैसे कि इस पेन को बनाने में प्लास्टिक यूज हुआ है, बीच में देखो ये मेटल लगा हुआ है, ऊपर ये रबड़ की ग्रिप लगी हुई है, ऊपर ये जो निप होती है फाइबर की होती है ये, तो इसमें फाइबर भी मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल है, रबर है, मेटल है, इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है, प्लास्टिक है, तो ये सब डायरेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पेन जब बन रहा होगा, जिस मशीन पे बन रहा होगा, उस मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती होगी, उस मशीन के मेंटेनेंस करने में ऑयल ग्रीस काम में आता होगा, तो ऑयल ग्रीस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो तुम्हें प्रोडक्ट के साथ दिखाई दे वो डायरेक्ट बोलोगे, और जो नहीं दिखाई दे, जिनको तुम प्रोडक्ट पे बाद में उसके बाद सेग्रीगेट करोगे, तो वो उसको इनडायरेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं यहां पर। एक को बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये तो तुम फाउंडेशन में भी पढ़ के आते हो थोड़ा थोड़ा, तुम प्राइम कॉस्ट जो पढ़ते हो ना, कॉस्ट शीट जब पढ़ते हो, तो कॉस्ट शीट में तुम प्राइम कॉस्ट पढ़ते हो, तो प्राइम होता है डायरेक्ट, और प्राइम के बाद जितने भी नीचे नंबर लिखे होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब इनडायरेक्ट होते हैं, जिनको ओवरहेड्स बोला जाता है, ओवरहेड्स बोलते हैं उनको। अच्छा, पहला हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, और इसको प्राइम कॉस्ट भी बोला जाता है। प्राइम कॉस्ट के या डायरेक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स होते हैं, बता सकते हो? ये तो तुम पढ़कर आए हो, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, तीन हेड होते हैं यहां पर। ठीक है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने ये जैकेट पहन रखी है, तो इसमें तुम्हें कपड़ा दिख रहा है, उसके अलावा अलग तरह से फैब्रिक भी यूज किए जाते हैं, अलग अलग तरह के फैब्रिक यूज किए जाते हैं, उसके अलावा चेन है इस जीन्स, इस जैकेट के अंदर। ठीक है, तो बटन भी लगे हुए हैं, तो जैकेट के अंदर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, साफ साफ मटेरियल दिखाई दे रहा है, वो डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में है। इस पेन के अंदर प्लास्टिक, रबर, मेटल, फाइबर, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो मटेरियल, कुछ मैं तुम्हें एक एग्जांपल से भी बता देता हूं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, जैसे इस पेन में यूज किया हुआ प्लास्टिक, ठीक है, इस पेन में जो प्लास्टिक यूज हुआ है, इस पेन के ऊपर रबर की ग्रिप भी है, वो भी आएगा। इस पेन में ऐसे छोटी सी मेटल की रिंग लगी हुई है यहां पर, ठीक है, कौन सा मेटल है अब इस चीज पे नहीं जाना चाहता मैं, तो मेटल रिंग भी आ जाएगा, तो मेटल आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कौन होते हैं? डायरेक्ट लेबर होते हैं जो इस पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं तुम्हें क्लास में आके डायरेक्टली पढ़ाता हूं, तो मैं डायरेक्ट लेबर हूं, लेकिन मेरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे टाइपिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो मेरे नोट्स टाइप करते हैं ताकि तुम्हें क्लास में वो नोट्स प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, रिसेप्शन पे भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और भी मैनेज करने वाले यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जैसे रिकॉर्डिंग अपलोड करने वाले भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो वो क्या काम कर रहे हैं? वो डायरेक्टली तुमसे कांटेक्ट में है, वो डायरेक्टली क्लास में आके तुम्हें पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो इनडायरेक्ट तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो डायरेक्ट लेबर में कौन आएगा? जैसे ये जो पेन बन रहा है, ठीक है, इस पेन का ही एग्जांपल से लेते हैं, तो इस पेन को जिस मशीन पर बनाया जा रहा है, उस मशीन का ऑपरेटर, उस मशीन का ऑपरेटर। मैं तुम्हें क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आऊंगा, यानी डायरेक्ट एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में हूं, क्योंकि मैं क्लास में डायरेक्टली तुमसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बहुत कम एंट्री तुम देखोगे, बहुत कम एंट्री देखोगे। मान लो जैसे कि ये पेन जब बनाया गया होगा पहली बार, तो इस पेन को डिजाइन किया गया होगा, पहली बार जब ये पेन बनाया गया होगा तो इसको डिजाइन किया गया होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है डिजाइन किया जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है किसी और ने डिजाइन कर रखा है, हमने उससे पेटेंट ले लिया, हमने उससे कॉपीराइट ले लिया कि आपका प्रोडक्ट हम भी बना सकते हैं। जैसे कि महिंद्रा पहले जीप बनाया करता था, अब तो महिंद्रा ने जीप बनाना बंद कर दिया, अब तो जीप को वो थार बोलते हैं। महिंद्रा ने जीप, पहले जीप बनती थी महिंद्रा की, अब जीप बनाना बंद कर दिया, थार, क्योंकि जीप ने इंडिया में आके बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। जीप अलग कंपनी है, महिंद्रा अलग कंपनी थी। पहले महिंद्रा ने उसके राइट्स ले रखे थे कि आपकी कार का प्रोडक्शन हम इंडिया में करेंगे, ठीक है।
अब वो खुद इंडिया में आ गई तो वो अब खुद का प्रोडक्शन खुद करते हैं, तो महिंद्रा ने जीप बनाना बंद कर दिया। तो इसका मतलब कई बार ऐसे खर्चे हो जाते हैं, कॉपीराइट के खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, कॉपीराइट के खर्चे हो जाते हैं, पेटेंट के खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है ना, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। मान लो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस पेन को बनाने के लिए एक मशीन यूज हो रही है, और वो मशीन है ना कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, तो कंप्यूटर से ऑपरेट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह भी चाहिए, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। जैसे तुमने कभी वो देखा है क्या, 3D प्रिंटर देखा है क्या तुमने कभी, 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर सुना भी नहीं है तुमने, कि वो प्लास्टिक की, उसमें प्लास्टिक से कुछ भी बना देते हैं जो भी तुम बनाना चाहोगे। अच्छा, वो ऐसे नहीं बनाते, अपने आप नहीं बनाते, तुम्हें उनको कमांड देनी पड़ती है, उनका सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। 14-15 हजार का था, आजकल तो बहुत सस्ता आने लगा 3D प्रिंटर, तो है ना, तुम्हें कमांड देनी पड़ती है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो सब उस सॉफ्टवेयर में लिखना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर तुम्हें अलग अलग तरह के डिजाइन बनाकर देता है, तुम्हें एक कोई डिजाइन उसमें से सेलेक्ट करते हो और वो तुम्हें प्रिंट निकाल कर दे देगा। क्या मटेरियल बहुत सस्ता था उसका, बहुत सस्ता था, कुछ खास महंगा नहीं आता। पहले तो प्रिंटर ही महंगा आया करता था, अब तो प्रिंटर ही बहुत सस्ता आ गया। अच्छा, अब उस प्रिंटर को चलाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर मटेरियल तो है नहीं, सॉफ्टवेयर कोई आदमी भी नहीं है, तो फिर वो कहां चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि बिना उस सॉफ्टवेयर को यूज किए हुए तुम वो प्रिंट ही नहीं निकाल सकते, तुम्हें वो सॉफ्टवेयर यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। तो एक होता है इनडायरेक्ट। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, डायरेक्ट मटेरियल पर एक पूरा चैप्टर है, डायरेक्ट लेबर पे एक पूरा चैप्टर है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे एक पूरा चैप्टर है। ये तीनों पे एक पूरा पूरा चैप्टर है, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे वो थोड़ा सा। एक आएगा, पहले हम फिक्स्ड और ये वाले चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट काम में आती है, पहले वो वाले चैप्टर पढ़ेंगे हम, जब कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां पर। दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोला जाता है ओवरहेड्स। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, इनकी भी 3 कैटेगरीज होती है। पता है तुम्हें कौन कौन सी कैटेगरीज है, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3 कैटेगरीज में होते हैं। कॉस्ट पढ़ते हो ना तुम लोग, कॉस्ट पढ़ के आए हो, तो कॉस्ट में ऐसे ही चलता है ना कि सारे प्राइम कॉस्ट के बाद पहले फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस आते हैं, फिर ऑफिस वाले एक्सपेंसेस आते हैं, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस आते हैं। अच्छा, मटेरियल सबसे पहले कहां जाएगा प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री में। फैक्ट्री के बाद कहां जाएगा वो, ऑफिस में उनकी अकाउंटिंग वगैरह होगी, फिर गोडाउन वगैरह में जाएगा। गोडाउन में भी अकाउंटिंग होती है पूरी, कितना मटेरियल आ रहा है, कितना जा रहा है, तुम पढ़ोगे मटेरियल वाले चैप्टर में पढ़ोगे तुम ये सब चीजें। अच्छा, फिर उसके बाद बिकने के लिए जाएगा मार्केट में, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलता है वो सब कुछ। तो फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस सबसे पहले आते हैं, उसके बाद आते हैं ऑफिस वाले एक्सपेंसेस, और उसके बाद आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के भी है ना 3 कैटेगरीज होती है, वैसे तो सबकी 3 होती है, ऑफिस की भी 3 कैटेगरी होती है, फैक्ट्री की भी 3 कैटेगरी होती है, ऑफिस एक्सपेंसेस की भी 3 कैटेगरी होती है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की भी 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब एक्सपेंसेस बेसिकली। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, यहां पर भी 3 कैटेगरी होती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मैं तुम्हें थोड़े थोड़े एग्जांपल बता देता हूं। जैसे फैक्ट्री में मशीनें सही करने के लिए ऑयल, ग्रीस वगैरह काम में ली जाती है, तो ऑयल, ग्रीस क्या है, मटेरियल, मटेरियल है ना।
तो मटेरियल के अंदर जैसे मैं एग्जांपल दूं तो ऑयल आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा, ऑयल ग्रीस मटेरियल हो जाएगा हमारा। अच्छा, जैसे कि फैक्ट्री में बहुत सारे तुम्हारी लेबर काम कर रही है, उन लेबर को संभालने के लिए भी तो कुछ लोग होने चाहिए कि कब टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पर जा रहे हैं, लंच में ज्यादा टाइम तो नहीं लगाते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर्स बोला जाता है उनको। क्या वो सुपरवाइजर ये प्रोडक्ट बना रहे? नहीं, इस प्रोडक्ट को जो भी बनाने वाले लोग हैं ना, उनका टेक केयर कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो वो लोग बोले जाएंगे सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर का काम क्या है? सुपरविजन करना, देखना कि क्या सब लोग सही तरह से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे स्कूल्स में होता है ना, हर एक रूम में, स्कूल्स के जो अच्छे स्कूल्स होते हैं उनमें सब रूम्स में कैमरे लगे होते हैं, प्रिंसिपल बैठ के देख रहे होते हैं, या ट्रस्टीज जो होते हैं वो बैठ के देख रहे होते हैं क्लासेस सही तरह से चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है, वो सुपरविजन का काम करते हैं वहां पर बेसिकली। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या आ जाएगा यहाँ पर? फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी इस पेन में है? नहीं, लेकिन इस पेन को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो यूज हुई होगी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, TRICIT में। अच्छा, पानी यूज हो रहा है, वाटर, और भी दुनिया भर के खर्चे आ जाएंगे यहाँ पर, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, ऑफिस के अंदर मटेरियल के नाम पर क्या आएगा? ऑफिस के अंदर मटेरियल के नाम पे आएगा जैसे स्टेशनरी, पेन, पेन, पेपर, ये सब स्टेशनरी प्रोडक्ट हो गए, वो मटेरियल ही है ना। पेपर क्या है? एक मटेरियल, पेन क्या है? एक तरह का मटेरियल। अच्छा, ऑफिस में लेबर कौन हो जाएंगे? मैनेजर्स हो जाएंगे, क्लर्क हो जाएंगे, ये सब लेबर की कैटेगरी के अंदर आएगा। और ऑफिस में भी तो लाइट बिजली का खर्चा लगता है, वहां पर भी तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, डेप्रिसिएशन लगता है, कंप्यूटर्स वगैरह यूज होते हैं तो उनपे, ठीक है। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मटेरियल हो जाएगा पैकिंग मटेरियल, जैसे सामान को पैक करने के लिए पॉलिथीन वगैरह यूज करते हो तुम, वो पैकिंग मटेरियल हो जाएगा यहाँ पर। लेबर में कौन हो जाएंगे? सेल्समैन। और एक्सपेंसेस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? वही इलेक्ट्रिसिटी टाइप के एक्सपेंसेस, क्योंकि सेल्स करने में भी तो इलेक्ट्रिसिटी, पानी वानी, इनके एक्सपेंसेस लग रहे हैं। ये सब डायरेक्ट बेस्ड ऑन एलिमेंट हो गया हमारा। अच्छा, इस पर एक पूरा चैप्टर है, इस पर एक पूरा चैप्टर है, इस पर एक पूरा चैप्टर है, और ओवरहेड्स मिलाकर एक पूरा चैप्टर, ठीक है। चलो एक बार नोट डाउन कर लो एलिमेंट्स वाले। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया वो क्यों नहीं दिख रहा था पार्थ। मैंने तुम्हारा मैसेज अभी पहले पढ़ा नहीं, अभी पढ़ा, क्योंकि वो गलत स्क्रीन सेलेक्ट की हुई थी यहाँ पर। कोई बात नहीं पार्थ, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था तुम्हें कि बोले यहाँ पर इस चैप्टर में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट है। मशीन, मशीन क्या? मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन, या मशीन, मशीन ऐसे नहीं खर्चा होता है, मशीन का खर्चा ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। मशीन का खर्चा ऐसे जोड़ा जाता है, मशीन अगले कितने सालों तक काम आने वाली है, 10 साल तक काम आने वाली है, तो 10 साल में धीरे धीरे करके उसका वसूल किया जाता है, ऐसे एक साथ नहीं किया जाता है। तो मशीन पे लगता है डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट होगा। अच्छा, जैसे मशीन का मेंटेनेंस होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। मशीन खराब हो जाती है तो रिपेयरिंग होती है, वो इनडायरेक्ट है। मशीन कहां पे काम आती है? फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट। ऐसा नहीं कि मशीन सिर्फ फैक्ट्री में काम आती है, ऑफिस में भी काम आती है, उसको कंप्यूटर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मशीनें तो सेल्स डिपार्टमेंट में भी काम आती है, तुम्हें पता है, वो स्कैन वगैरह करते हैं, ठीक है। वो कौन सी मशीन होती है? वो इंफ्रारेड वाली मशीन होती है, वो रेड कलर की लाइट आती है जिसमें से। तो मशीन एक्सपेंसेस नहीं होता, मशीन पे क्या कर रहे हो तो, मशीन का डेप्रिसिएशन है, मशीन का मेंटेनेंस है, मशीन की रिपेयरिंग है, वो एक्सपेंसेस है, वो सब इसमें आएंगे। अगर फैक्ट्री में वो मशीन लगी हुई है तो फैक्ट्री में आएंगे, ऑफिस के मशीन का कर रहे हो तो ऑफिस में आएंगे, और सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो उसमें आएंगे। मशीन एज सच कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अपना, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट।
बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। अच्छा, जैसे कि तुम टेलर के पास शर्ट सिलवाने गए हो, पैंट सिलवाने गए हो, और कुछ भी मान लो, कुछ और प्रोडक्ट सिलवाने गए, तुम टेलर के पास गए हो। टेलर सारे प्रोडक्ट एक साथ सिल सकता है या एक एक करके सिलाई करता है? एक एक करके ही करेगा ना, या एक साथ सिल देगा कि भाई सारे प्रोडक्ट एक साथ सिल दिए जाएंगे, एक ही मशीन में लग जाएंगे, सारे प्रोडक्ट की सिलाई एक साथ ही हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं, एक एक करके करेगा। जब भी कोई जॉब एक एक करके कंप्लीट की जाती है, जैसे तुम्हारी क्लास ही ले लो, तुम्हारी कितनी क्लासेस हो रही है अभी? जैसे आज 4 क्लास हुई, मान लो चारों क्लास एक ही घंटे में एक साथ ही, एक ही चारों टीचर्स आके एक साथ ही पढ़ा रहे हैं क्या तुम्हें? एक एक करके पढ़ा रहे हैं ना, पहले कोई और सर आए, फिर और आया, फिर मैं आया, अभी और कोई आएगा इसके बाद में, ऐसे ही चल रहा है। अगर जॉब्स एक एक करके कंप्लीट होती है ना, तो उसको जॉब कॉस्टिंग बोला जाता है। इस पर एक पूरा चैप्टर आएगा जॉब कॉस्टिंग पे। जॉब कॉस्टिंग पे पूरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही जॉब कॉस्टिंग है। लाइटें चली गई, और लाइटें जाने की वजह से